अब हमारे साथ विजय चौधरी जी की है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विजय चौधरी जी। विजय चौधरी जी अम्बे नमस्कार। ग्रुप के नमस्कार आप लोगों को। और सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और साथ ही मैं आपको आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों आपको ने ये सर। ऑनलाइन जो अपना कॉन्फ्रेंस किया हुआ है उसमें मुझे भी इनवाइट किया। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हूं। जी, जी जी। सर आप अम्बे ग्रुप के एमडी हो और ये थोड़ा सा हमें अपने कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे, यानी किस तरह के आप प्रोडक्ट बनाते हो, किस तरह का आपका प्रोडक्शन है। जी जो हमारी कंपनी है अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये माँ अम्बे के नाम से हमने इसको शुरू किया था। और जैसे कि नाम से है अम्बे माता का नाम, और फाइटो एक्सट्रैक्ट मतलब फाइटो मतलब होता प्लांट, और एक्सट्रैक्ट मतलब होता उसके जो इंग्रेडिएंट है, या उसका हिंदी में कहते हैं घन सत्व, या उसका जो मतलब शरीर के लिए फायदेमंद जो एक्टिव उसके अंदर हैं उनको जी निकालने सर। का काम करते हैं नेचुरल। तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो हमारे फूड में भी आते हैं, फार्मा में भी आते हैं, कॉस्मेटिक में भी आते हैं। जितने भी डे लाइफ में हम लोग चीजें यूज करते हैं उन सब में आता है। क्योंकि आजकल जो है सिंपल सा, अभी कलर की बात करें तो कलर अभी तक जो भी आते हैं सिंथेटिक कलर आते हैं। लेकिन हम लोग फूड के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन के लिए कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो हम लोग नेचुरल कलर निकाल रहे हैं। जैसे कुरकुमिन, येलो कलर जो निकाल रहे हैं कुरकुमिन से, अपना पिंक या रेडिश कलर बीटरूट से, इसी तरह ग्रीन कलर अपना पालक से या नेटल लीफ से। इस तरह बहुत सारे कलर हम लोग निकाल रहे हैं जो कि फूड में यूज होते हैं। जी सर, मतलब ये एक तरफ से ऑर्गेनिक प्योर कलर्स हैं जो कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। जी जी जी। और क्योंकि अभी तक बहुत सारे साइड इफेक्ट लोगों को सिंथेटिक कलर जो आज तक हम लोग मिठाई में खाते हैं या आइसक्रीम में खाते हैं या किसी और चीज में खाते हैं, उससे कहीं ना कहीं बॉडी को साइड इफेक्ट होता है। तो उन जी चीजों सर। को अब क्या कि नया कंसेप्ट आ रहा है नेचुरल का, तो वो नेचुरल हम्म। चीजें हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, और वो सारा जी प्लांट बेस्ड होता है। जी सर, तो ये सर केवल कलर्स और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर कोई प्रोडक्ट भी हैं हर्बल टाइप के और स्किन केयर और इन सब कैटेगरी में कवर करते हैं आप, या केवल इस तरह की इंग्रेडिएंट हैं? हाँ, अभी हम लोग तो इंग्रेडिएंट बनाते हैं फार्मा कंपनियों के लिए या फूड कंपनियों के लिए, आयुर्वेद कंपनी जो भी है उनके लिए हम जी बल्क ड्रग्स बनाते हैं। मतलब हम लोग उनको सप्लाई करते हैं, फिर वो अपना, जैसे बाबा रामदेव जी हो गया या कोई भी और हिमालय हो गया, कोई भी और कंपनी होगी, वो फिर उनको अपना टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में या फॉर्मुलेशन में आगे मार्केट में निकालती है। लेकिन जी अभी सर। जस्ट हमने एक यूनिट और लगाई हुई है यहाँ पे, वो अपना कॉस्मेटिक की है। और उसमें अपना जितना भी कोरोना से रिलेटेड अपने सैनिटाइजर वगैरह हो, या हम लोग आयुर्वेदिक के अंडर में भी इस तरह की चीजें बना रहे हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। जैसे अपना विटामिन सी निकाल रहे हैं आंवला से, ग्रीन आंवला जो हमारे इधर क्षेत्र में भी काफी होता है, उससे विटामिन सी निकाल रहे हैं। और भी चीजें जिंजर से, हल्दी से, और पाइपरिन, और एक आयुर्वेदिक क्वाथ बना रहे हैं जिसमें अपना ब्लैक पेपर हो गया, सिनामन हो गया, जिंजर हो गया, और तुलसी, इस तरह से हम लोग बना करके टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं और आगे जी मार्केट सर। में सप्लाई कर रहे हैं। जी सर, ये बहुत ही अच्छा काम आप लोग वहाँ पे कर रहे हैं। और एक्चुअल में क्या है कि उस तरह के चैलेंजेस, उस तरह की जगह पे ये सब करना भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो सर किस तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, आप कैसे रॉ मटेरियल को कहाँ से सोर्स कर रहे हो, क्या उसके सोर्स है, कैसे किस तरह की फाइट्स वहाँ पे हो रही है, और किस क्वांटिटी में आप इनटेक कर रहे हो, कहाँ से आप ले रहे हो, वहाँ पे क्या प्लांट आपके हैं नियर बाय, या फिर आप कितने रेडियस को कवर कर रहे हो? नहीं, जैसे हमारा रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल हम लोग साल में जो है हम लोग टोटल रॉ मटेरियल 1000 टन के लगभग रॉ मटेरियल प्रोसेस करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आंवला हम 100-150 टन प्रोसेस करते हैं। उसी तरह और चीजें भी आ गई, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, और जो बाहर से भी काफी चीजें आती है हमारी। तो टोटल हम 1000 टन के लगभग हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। जो हमारे लोकली रॉ मटेरियल होते हैं वो हमें बहुत ही कम मिल पाते हैं या उस वॉल्यूम में मिल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें जो भी मिलते हैं हम लोग लोकली कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इस साल हमने लगभग लगभग
100 टन के लगभग आंवला हमने 3-4 ब्लॉक से अभी कलेक्ट किया हुआ है। नैनडांडा हो गया, बीरूखाल हो गया, और अपना ये अपना सल्ट हो गया, और इधर अपना इसके खाल सर क्षेत्र कुछ से। पर्टिकुलर कुछ सेंटर हैं, या फिर आप मतलब ऐसे ही रैंडम कलेक्ट करते हैं, या आपके कोई चैन बनी हुई है इस तरह की कलेक्ट करने की? हाँ, हमने सेंटर क्या हमने अपने वहां पे अपॉइंट किए हुए लोग, या मतलब वो एक एज ए कलेक्टर सेंटर हैं, वो लोग कलेक्ट करते हैं और आगे फिर हमें भेजते हैं। या तो कोई किसी के पास ज्यादा है, जैसे आंवला किसी के पास यदि 2 टन 5 टन 10 टन है, तो वो डायरेक्ट हमें भी सप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। और यदि किसी के पास 200-300 किलो है, तो वो वहाँ पे लोकल सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे वो अपना दे देते हैं और वहाँ उनको पेमेंट हो जाती जी है। सर। और सर वो जो अदर जो आप बता रहे हैं कि जो बाहर से सप्लाई आप लेते हैं, वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से आप इस समय लेते हैं, और किस तरह के क्षेत्र जैसे में? हमारा ये ग्रीन टी हो गया, ग्रीन कॉफी हो गया, और अपना जैसे डायबिटीज के लिए कुछ प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एक लीफ होती है, पनावा लीफ बोलते हैं उसको, एक जिमनीमा गुड़मार बोलते हैं हिंदी में। ये सारी चीजें बाहर से आती हैं, जैसे कि कुछ साउथ से आती है, कुछ एमपी से आती है, कुछ आसाम नॉर्थ ईस्ट से आती है, और कुछ चीजें बाहर देशों से भी आती हैं। जी जी सर। तो इसका मतलब ये है कि आप बाहर से ले रहे हैं, लेकिन अगर हो सके वहीं पे ये चीजें अवेलेबल हो तो और भी बेटर होगा। हाँ, देखो, बेटर तो होगा, लेकिन हर चीज हर जगह नहीं हो सकती। हमें वो चीज यहाँ पे करनी चाहिए जो यहाँ पे यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से तो सर ठीक आपने है, वही हम लोग करना आपने तो चाहते हैं। ये रिसर्च किया होगा इस तरह के, आपने तो पहले भी रिसर्च कंडक्ट किए होंगे, और आपको इस तरह की जो क्लाइमेट है इसमें क्या हो सकता है ये सब पता होगा। तो आपने व्यूअर के लिए आप बताना चाहेंगे कुछ कि कोई पर्टिकुलर चीजें जो कि वो कर सकें फ्यूचर में, और आप जैसे लोग उनको फिर एज ए सप्लाई मतलब ले सकें, और सब कुछ इस तरह से चल सके एक अच्छा जी मतलब जी वहाँ जी। एक तो जैसे थोड़ा जो गर्म क्षेत्र हैं, जैसे हमारे बीरू खाल की तरफ थोड़ा गर्म एरिया है, या इधर अपना गौली खाल की तरफ गर्म एरिया है, जी तो वहां पे वो लोग आंवला लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, गिलोय जी काफी उस क्षेत्र में हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है। इस तरह की चीजें अगर वो लगाएं तो हम लोग, क्योंकि हम बाहर से भी खरीदते हैं, यदि हमें लोकली मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमें अपने जी क्षेत्र में मिल जी। जाए। और सर क्या यहाँ पे अभी आपकी जो प्लांट है रसिया मादे में, जो प्लांट है इसमें कितनी वर्किंग कैपेसिटी, आप कितने वर्कर यहाँ पे हैं करंट स्टाफ में? और हाँ, इसमें और अभी जो हैं 150 से 200 के बीच में जो हैं एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, और कुछ वैसे जी कैजुअल भी हैं, तो जी जी टोटल 200 के लगभग इसमें काम कर रहे हैं। जी सर जी। और सर एक क्वेश्चन आपसे है कि आप सीएसआर के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं वहाँ उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में, या उससे बिलोंगिंग एरिया में? हाँ, सीएसआर के लिए हम लोग काफी कुछ करते हैं, अपने चाहे क्षेत्र में हो या कहीं भी, हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। हम लोग हर साल एक तो यहाँ पे कैंप लगाते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे लगाते हैं हम लोग, और जी सर। जिसमें कम से कम 8-10 डॉक्टर आते हैं, एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, सारी चीजों हम हर साल लगाते हैं उसको। लेकिन इस साल भी हमारा प्लानिंग था, लेकिन ये कोरोना की वजह से वो अभी कर नहीं पाए। दूसरा, जी हम लोग एक कल्चरल के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे जो यहीं पे सीली मल्ली में, जी सर। जमरिया में, हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि अपने जो लोक गीत हैं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, उस पे हम लोग काम करते हैं। और उसमें विशेष बात यह है कि उसमें कोई बाहर से आर्टिस्ट नहीं मंगाते हम लोग जो जी सर। हमारे गांव की महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको हम बाहर निकालते हैं। और उनसे, क्योंकि एक नया कलाकार जो आज का कलाकार है, उसको वो गाने पता नहीं होंगे जो पुराने जमाने में चलते थे, या जो लोकगीत जो अपने घरों में गाते थे वो पता नहीं चलेंगे, लेकिन जो हमारी 80 या 60 या 70 से ऊपर की जनरेशन है, उनके पास वो खजाना पड़ा हुआ है। जी सर। तो उसको बाहर को निकालने के लिए हम उनका कंपटीशन कराते हैं, और ये पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। और इसमें 20 से 25 टीमें हर साल भाग लेती हैं, और वो वही लोग होते हैं जो हमारे गांव में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जी बहुत अच्छा। एक तो उनको उत्साह होता है, और दूसरा जो नई जनरेशन को जो गाने, जो नृत्य, जो संगीत जो पहुंचाना चाहिए था, वो हम लोग पहुंचाते हैं। और इसमें जो जी जज सर। जो हम लोग बुलाते हैं, वो हम जाने माने जो हमारे इस क्षेत्र में जिन्होंने लोक नृत्य में काम किया हुआ है, उन लोगों को बुलाते हैं।
जी और वो इसको जज करके उनको कुछ और भी एडवाइस करते हैं, और उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है उनका, और जज से भी कुछ उनको सीखने को मिलता है। जी जी सर। सर इस एक क्षेत्र में हम क्वेश्चन ये है। काम करते हैं। जी एक क्वेश्चन है सर कि एक खासकर हमारे जो दर्शक हैं या उस एरिया के जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने जो पर्टिकुलर एरिया है रसिया महादेव के अराउंड जो आपकी प्लांट है उसी को क्यों चुना है? कोई उसकी खास वजह है या कुछ इस तरह से? नहीं, खास वजह ये है कि ये हमारा गांव है। ओके ओके। जी जी। और ठीक है। दूसरी बात ये, यहाँ फैक्ट्री लगाने की ये दूसरी वजह ये है कि हमें पर्सनली ये लगता है कि अगर मैं दिल्ली में, मुंबई या गुजरात में जहाँ हमारी फैक्ट्री थी, अगर वहाँ काम करते हैं तो उससे हमारे जो पहाड़ का कोई भला नहीं होगा। हमारे पहाड़ दिन ब दिन जो हैं खाली होते जा रहे हैं, जी और कुछ दिनों बाद अगर हम भी वहीं रहेंगे और हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा तो हमारे आने वाले जनरेशन भी भूल जाएगी कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी तो इस बहुत ही अच्छी। उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पे जो अपने सीली मल्ली ग्राम सभा में हमने फैक्ट्री लगाई, और ये हमने दिल से लगाई हुई है, कोई मतलब इस तरह प्रॉफिट कमाने के लिए या इस तरह से नहीं लगाई हुई है। वो माँ अम्बे या माँ भगवती, माँ कलिंगा की कृपा है कि हम लोग को इसमें मतलब बहुत ही अच्छी चल रही है हमारी फैक्ट्री। जी और सर इसमें इस तरह का भी कोई आपके सामने चैलेंजेस आते हैं कि जो आप हायरिंग करते हैं उसमें कुछ अगर आप जिस लोकेशन में आप हैं वहाँ पे कुछ इस तरह के चैलेंजेस तो नहीं आते? वर्क फोर्स स्किल नहीं है या इस तरह से कुछ मतलब कि हाँ, टैलेंट ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें जो स्किल मैन पावर चाहिए होती है, जो टेक्निकल मैन पावर चाहिए होती है, उसको हायर करने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। या फिर आते हैं तो हमें मतलब इंडस्ट्री से जस्ट डबल या इस तरह से पे करना पड़ता है उनको, तो तभी यहाँ उसके पे लिए कोई ट्रेनिंग हमको। और कुछ आपका कोई प्रोग्राम उस तरह से भी होगा इंटरनल इस तरह से? हाँ, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो अपने लोकली जो लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको इस फील्ड में आगे करते हैं कि ताकि वो आगे आकर के मतलब जो पोजीशन है वो ले सके। जी सर। जी मेरे कलीग दीपक के पास भी कुछ क्वेश्चन है, तो दीपक प्लीज आप बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपको यानी सीरीज को देखकर किस तरह के प्रोग्राम, जैसे कि मैं जानता हूँ गाँव में एक फैक्ट्री खोलना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यातायात की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम मतलब शुरू में आपने फेस करी है? देखिए दीपक जी, कोई भी काम करने के लिए आपको पैसा मिले, लेबर फोर्स मिले और आपकी इच्छा शक्ति ना हो तो काम हो नहीं सकता। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारा एक इच्छा शक्ति थी कि हमें अपने गांव में कुछ करना है, और हमें इसमें लाख दिक्कतें होती हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हम लोग हमारा जो बॉयलर है यहाँ पे 3 और 4 टन लकड़ी पर डे कंजप्शन है बॉयलर की, और वो सारी लकड़ियां रामनगर से आती है। ट्रांसपोर्ट की आप करें तो ट्रांसपोर्ट यहाँ काशीपुर से पहले कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। हमारे 2-3 ट्रक चलते रहते हैं, कोई लकड़ी लाता है, कोई माल सप्लाई करता है, कोई माल लाता है। इस तरह से हमने व्यवस्था बनाई हुई है। लाइट की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, हमने पूरी सीयूसी से और यहाँ तक पूरी लाइन को पूरा चेंज करवाया, जहां जहां दिक्कत थी वो सही किया। उससे ये हो गया हमारे क्षेत्र को भी बहुत फायदा हुआ। अब लाइट नहीं जाती कभी, और एक इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पूरी पावर सप्लाई भी होती है। दूसरा, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है, तो कुछ फायदे भी हैं। और वो फायदे ये है कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और हमें उसका बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच काम कर रहे हैं, तो इसका एक आनंद तो है ही है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और माँ भगवती की कृपा से हम लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, और दिन ब दिन हमारी फैक्ट्री बड़ी होती जा रही है। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप अगर 150 लोगों को भी रोजगार का गाँव में मिलता है तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात नहीं। और ये बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग। लेकिन सर ये आइडिया कैसे आ गया कि नहीं फैक्ट्री लगानी है तो वहीं गाँव में ही लगानी है? ये कैसे आइडिया आ गया आपको कि नहीं वहीं करना है काम? नहीं, देखो देखो दीपक जी, और हम लोग जो हैं, जो हमारे माल बनता है, और जो हम लोग यहाँ बहुत कम यहाँ पे इंडिया में सप्लाई करते हैं, और देश विदेशों में हम लोग सप्लाई करते हैं, और देश विदेशों में हम लोग जाते हैं।
अब जब वहां जाते हैं तो हम देखते हैं यार हमारा जो क्षेत्र है, जो पौड़ी का क्षेत्र या हमारा गांव, वो कितना पिछड़ा हुआ है, लोग कितना पलायन कर रहे हैं। तो उससे हमें आइडिया आया कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें भी कुछ करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए। हम कब तक सरकार के भरोसे बैठे रहें कि वहाँ रोजगार उत्पन्न करे और इस तरह से कुछ करे। तो इसी उद्देश्य से हम लेके चले थे इसको। और 2008 से हमने शुरू किया था और 2010-11 से हमने प्रोडक्शन लेना इसको शुरू किया था। और आज यहाँ पे 10 साल हो गए। और आप यदि आप कभी इस रास्ते जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि फैक्ट्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चारों दिशाओं में बढ़ती जा रही है। सर देखो, मैं एक्चुअली मेरा गांव कोठा में ही है, और हम मतलब जब भी आते हैं मतलब साथ में 2-3 चक्कर से लगा ही देते हैं। हम देखते हैं, हमें पता भी है। लेकिन मैं एक चीज जानूँ, रोड जो है बड़ी मतलब बहुत खराब सी है, और क्या प्रॉब्लम आप फेस भी करते हो? मतलब ट्रांसपोर्ट से लेकर है, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, क्योंकि रोड जो है वो देखो बड़ी बेकार है। जी जी जी, देखो रोड तो बहुत बेकार है, लेकिन अब समस्या है तो उसको समाधान भी निकालने पड़ते हैं, या उस समस्याओं के साथ काम भी करना पड़ता है। जहां तक रोड की व्यवस्था है तो आपको पता ही है, मरचुला से और यहाँ तक तो बहुत दिक्कत है। या फिर आपका ये कुमाऊं वाली रोड ठीक है तो उसको भी यूज करते हैं हम लोग। दोनों तरफ से हमें रोड की सुविधा मिलती है। सर एक चीज और ट्रांसपोर्ट के नाम पे तो आपको मैंने पहले ही बताया आपको कि हम लोग अपना ही हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है खुद कंपनी का अपना है। हमारे 2-3 ट्रक चलते हैं, छोटे छोटे वाले मैक्स बोलेरो चलती है, जो ये मैनेज करती रहती है अपना। सर एक चीज और है, मैंने सुना है कि आपके मतलब बहुत सारे जो इम्प्लॉय है, कुछ इम्प्लॉय के लिए आपने अपना कुछ रहने के लिए किया है, कुछ आप प्लांटेशन भी कर रहे हो वहाँ पे, क्या इससे सच्चाई है कुछ? हम कोशिश करते हैं कि अपने एम्प्लॉय के लिए ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन पहाड़ में कुछ लिमिटेशन होती हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक एम्प्लॉय को रहने और खाने की व्यवस्था करें, लेकिन इतना हो नहीं पाता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो जितना हो सके उतना करें। तो इसमें एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बाहर से वर्कर है उनको 500 रुपीज हम एक्स्ट्रा पे करते हैं कि वो रूम या जो भी है उसकी व्यवस्था करके, और उनका रेंट खुद कंपनी पे करती है। दूसरा, जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों की व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था सारा कंपनी अपने उस पे करती है। साथ में एम्प्लॉय के लिए हम लोग ये करते हैं कि साल में हम लोग एक टूर बाहर का रखते हैं, और उसमें उनको इस तरह से 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में या रिजॉर्ट में अच्छी जगह में रखते हैं, और वहाँ 2 डे 1 नाइट या 3 डे और 2 नाइट का उनका स्टे करवाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती है, जैसे उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि वर्कर या मैनेजर या स्टाफ, इस तरह कुछ नहीं होता, सबके लिए सेम व्यवस्था होती है। सर एक चीज और थी, आप क्वालिटी मेंटेन कैसे करते हो? यानी क्वालिटी को कैसे आप मेंटेन करके रखते हो? दीपक जी, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सारा एक्सपोर्ट होता है ना, तो इसमें हमारा जो क्वालिटी का जो इशू है वो सबसे मेन है, क्योंकि इंडिया में आप कुछ भी बेचो उतना मैटर नहीं करता है। हालांकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से उन्होंने सारी लेबोरेटरी बना दी, फूड का जो है अलग से एक मैनुअल बना दिया। तो हमारे यहाँ पे सारी मशीनरी, क्वालिटी लैब, क्यूसी लैब, R&D लैब सारी हमारे यहाँ पे हैं, और हमारे R&D QC कम से कम 20 के लगभग लोग काम करते हैं इसमें। और सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, MSc हैं, PhD हैं, डॉक्टर हैं जो यहाँ पे बैठते हैं, और वो सारा एक क्वालिटी चेक करते हैं। जहां तक हमारा ये कि हमारा हर महीने या 2 महीने में बाहर से, फॉरेन कंट्री से, USA से और यूरोप से, इजराइल से लोग आकर के ऑडिट करते हैं यहाँ पे कि जो वो चीजें ले रही हैं वो स्टैंडर्ड की हैं या नहीं है, या जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या जो क्वालिटी टेस्टिंग का मेथड है, या जो भी इनसाइड हम लोग करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है या नहीं है। वो सारा यहाँ पे ऑडिट हर 2 महीने में, 3 महीने में होता है। हमारी कंपनी GMO है, ISO है, FSSC 22000 सर्टिफाइड है, हैकाइफ सर्टिफाइड है, यदि आप लोग तो अवेयर होंगे इन चीजों से। तो इन जो भी ऑडिट होता है ये बाहर से लोग आते हैं और इसको
ओके करते हैं कि ये जो फैक्ट्री है वो उस स्टैंडर्ड पे चल रही है या नहीं चल रही। एक चीज है जो मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है, यानी मैंने बहुत बार लोगों को सुना कि अगर हम कुछ चीज प्रोडक्शन कर भी दें गाँव में, जैसे मैं नए लोगों के लिए बता दूं, आज के टाइम पे लड़के गए वहाँ पे छोटे छोटे व्यवसाय, यानी व्यवसाय का मतलब मैं ये मानता हूँ कि व्यवसाय का मतलब है 4 लोगों को रोजगार देना। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो 4 लोगों को रोजगार मिलता है ना। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था है कहाँ माल बेचे, यानी अगर मैंने मशरूम कर दिए या मैंने इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्शन देखिए, मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है क्या सर? आपको भी इस तरह की मार्केटिंग की प्रॉब्लम है या पहले से आपके जो क्लाइंट थे या नहीं देखो, हम लोग जो जी हम लोग जो चलते हैं उल्टा चलते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। हम लोग चीजों की मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग अलग है। तो इस वजह से हमें कोई भी दिक्कत अभी तक आई नहीं है। मैं जो लोग अपने क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे सब्जी उगाना चाहते हैं, मशरूम करना चाहते हैं, छोटे मोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उनसे भी मेरा यही निवेदन है, पहले मार्केटिंग करना चाहिए इस चीजों का, किस तरह से आप मार्केट में ले जाएंगे और उसके बाद प्रोडक्शन करें। अदरवाइज मार्केट में एक से एक लोग बैठे हुए हैं और वो आपको 2 मिनट में आउट कर देंगे मार्केट से। तो ये पहले आप मार्केट सीखिए, उसके बाद प्रोडक्शन करना सीखिए। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छी मतलब मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मार्केटिंग पहले है, क्योंकि ये मुझे लगता है चाइना का भी ये मंत्र है कि वो पहले पूरा स्टडी करता है उसको और उसके बाद बल्क में प्रोडक्ट निकाल देता है। फिर उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। पहले वो स्टडी करता है मार्केट में कितना चलेगा, क्या चलेगा, पूरा स्टडी करता है। तो आपने जो बात बताई है बहुत बेहतरीन मुझे लगता है, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं शायद वो देख रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों की ये हरदम प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों के लिए हरदम क्वेश्चन है कि यार हम माल तो ले लेंगे कहाँ बेचे। जैसे लोग लोकल चीजें के लिए भी लोग कहते हैं कि हम बेचे कहाँ। मुझे लगता है कि अगर क्वालिटी है तो लोग हर कोई लेने के लिए तैयार है। जी जी, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पहले मार्केटिंग, उसके बाद अपना प्रोडक्शन और तीसरा क्वालिटी, ये तीनों चीजें आपके पास है तो कोई आपको मार्केट से फेल नहीं कर सकता। हाँ, जैसे सर कंपटीशन भी बढ़ रहा है, कंपटीशन लेकर आप क्या सोचते हो? जैसे कंपटीशन लोग कई बार ये भी कहते देखो, हैं कंपटीशन जरूरी है मार्केट में। उससे कंज्यूमर को भी अच्छा प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मिलता है, तो उस चीज से घबराना नहीं चाहिए। दूसरा बंदा भी या दूसरा जो प्रोड्यूसर है वो भी तभी माल मार्केट में निकालेगा जब उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको भी इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आप कुछ उसमें कर सकते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं कंपटीशन से। आप वॉल्यूम में काम करें और मिनिमम मार्जिन पे काम करें, क्वालिटी पे काम करें, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन और है कि भविष्य में क्या हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्या भविष्य में जैसे आपने अपने बारे में लगाया है तो कहीं और भी आप प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, हम लोग अभी एक नया प्लांट जो है वो सितारगंज में हमारा प्लांट लग रहा है वहाँ पे। तो कोरोना की वजह से उस पर काम नहीं हो पाया, तो आशा करते हैं अगले 1-2 महीने में उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। मेरे सहयोगी अनूप जी है। अनूप जी, आप आपके कुछ क्वेश्चन हैं? नहीं, अब क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस कि महाकाली मंदिर के बारे में आपका क्या विचार है, और आप वहाँ पे गए हैं तो किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं और क्या सजेशन आपकी तरफ से होगा? ये हमारे क्षेत्र के लिए और ये बहुत माँ का आशीर्वाद है कि माता रानी हमारे क्षेत्र में विराजमान है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जितना भी ये क्षेत्र है, चाहे वो कुमाऊं का हो, गढ़वाल हो, दुसांत क्षेत्र जो भी है, उसमें बड़ी समृद्धि है। और चाहे वो खेती से लें या किसी भी चीज से लें, तो ये माता की कृपा ही है। और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जब भी माता जी का वो मेला लगता है, जतोड़ा लगता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। और इस साल हमने भी वहाँ भंडारा लगाने की सोची थी कि मंदिर प्रांगण में, जैसे अपने पीछे नेगी जी बता रहे थे कि वहाँ पे भंडारा वगैरह लोग लगाएंगे, तो हमने इस बार कोशिश की थी, लेकिन वो बर्फ गिरने की वजह से हम ऊपर तक पहुंच नहीं पाए। तो हमने फिर नीचे क्वाटा में उस भंडारे को लगाया, और माता रानी की कृपा से जब से लगा और शाम को जब तक आखिरी आदमी ऊपर से नीचे नहीं आया, भक्त नीचे नहीं पहुंचा, तब तक वो चलता रहा कंटिन्यू। मतलब इतना माता रानी की कृपा रखी कि कहीं पे कमी नहीं पड़ी मतलब। और दूसरा, मैं मंदिर समिति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि
माता रानी की कृपा है और सब लोग भक्त चाहते हैं कि कुछ नया हो क्षेत्र में। तो और मैं समिति से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो एक तो पहले तो मैं थैंक यू करूंगा उनका कि जो अभी कुछ सालों में मंदिर का जो दिखा विकास कार्य जो दिखा वहां पे वो बहुत ही काबिल तारीफ है और उसके लिए समिति बधाई की पात्र है। और मैं चाहूंगा कि इस लक्ष्य को आगे भी ले जाए। वो माता रानी की कृपा से माता के करोड़ों भक्त हैं और अगर वहां पे मंदिर समिति कुछ ऐसा डिजाइन करती है, छोटा सा एक स्कूल खोल दे, कुछ मेडिकल के लिए या हॉस्पिटल के लिए छोटा सा एक क्लिनिक खोल दे, कुछ इस तरह से व्यवस्था है अपनी क्षेत्र में करें माता रानी के नाम से, तो करोड़ों भक्त उसमें आगे आएंगे और हमारे क्षेत्र को भी लाभ होगा और कहीं ना कहीं इससे समृद्धि आएगी क्षेत्र में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। आप आए हमारे इस सम्मेलन में और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसको आप करते रहिएगा और भविष्य में भी आपसे मुलाकात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत।